हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स, जिसमें पढ़े थे फिजिकल वर्ल्ड। आज अपना पढ़ना है क्लास 10th का हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे पहला चैप्टर का नाम दिया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनका लेखक है भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर। और सबसे बड़ी बात जो आपको 99% आदमी नहीं बताते हैं, मात्र 1% आदमी बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है, जो शायद ही कोई आदमी जानता होगा। यदि जानता भी होगा तो उनको वो बताते नहीं हैं, इसलिए आप लोग जान लीजिए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। इसमें है लेखक परिचय में इनका जन्म, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। दलित मतलब बहुत छोटा, ये छोटे परिवार में जन्म लिए थे। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के अच्छे पढ़े लिखे श्रेष्ठ लोगों में से एक थे। यानी कि ये अपना समय में जितना भी पढ़े लिखे आदमी थे, श्रेष्ठ आदमी थे, उनमें से एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी थे। इनका शिक्षा देखिए, अंबेडकर जी प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले गए। यानी जब ये प्राथमिक शिक्षा पूरा किए तो प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश को कहने पर ये कहाँ गए? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में। वहाँ से लंदन, इंग्लैंड गए। अमेरिका में गए, उसके बाद कहाँ गए? इंग्लैंड। बाबा साहेब ने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में और इनका मृत्यु कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ पर? दिल्ली में। इनका रचना कुछ दिया है यहाँ पर देखिए। बाबा साहेब ने अपने अनेक पुस्तकों की रचना की है और उनमें से प्रमुख रचनाएं एवं भाषण निम्नलिखित है। जैसे देखिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, इनका एक रचना है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। उसके बाद है दूसरा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। अगला है द अनचेवलेस्ट हु आर द शूद्राज। उसके बाद है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद अगला है बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगला है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट। इससे अगला है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। इससे अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और बहुत सारा। लेकिन इनमें से ये पहला वाला जो अपना पढ़े थे द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, और लास्ट में क्या पढ़े? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये दोनों बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पर पूछा जाता है, इसलिए इनको दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए ज़्यादा। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में? 21 खंड में। साहित्यिक विशेषता, ये साहित्य भी लिखते थे। बाबा साहेब सभी मायनों में इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और बहुत सारे चीज़ में विख्यात थे। कुछ समय उन्होंने स्वदेश में वकालत भी की, यानी कि कुछ टाइम तक ये अपना देश में वकील का काम भी किए थे। अंबेडकर जी ने समाज और राजनीति में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। अंबेडकर जी क्या किए? सामाजिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि पहले जातिगत भाव ज़्यादा होता था, भेदभाव,
अछूत को मतलब कोई भी छोटा जाति के लोग थे, उनसे कुछ बड़ा कैटेगरी वाला आदमी उनको देख करके छुआछूत मानते थे। इन सभी चीज़ पर विशेष जोर दिए कौन? भीमराव अंबेडकर। और इन्हें आज हम भारतीय संविधान के निर्माता कह करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे बोलते हैं? यानी कि भीमराव अंबेडकर को अपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बोलते हैं। इनको अपना यानी कि अपना भारत में इनको बोला जाता है संविधान के निर्माता। ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न आता है बिहार बोर्ड में। अब इसमें अपना जो पढ़ेंगे जो पाठ, उसमें जो प्रस्तुत पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेदभाव के उच्छेद से संकलित है। यानी कि अपना जो पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से हिंदी अनुवाद किया हुआ जो अपना निबंध था, भाषण, उसमें से लिया गया है। और इसका हिंदी में रूपांतरण किए ललई सिंह यादव। ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न पूछता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव। उस समय भीमराव अंबेडकर नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर चलते हैं। लेखक परिचय हो गया। एक बात और, इसमें एक बात बताना भूल गए कि लेखक के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल। और इनके माता का नाम भीमाबाई। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब अपना पढ़ना है चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक कह रहे हैं कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कि अभी के युग में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। यानी कि जो लोग जातिवाद को मानते हैं, जातिवाद का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। यानी कि अभी का मॉडर्न युग के जो आदमी हैं, आधुनिक सभ्य समाज, ये श्रम विभाजन के लिए कार्यकुशलता को आवश्यक मानते हैं। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही क्या है? दूसरा रूप है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जाति प्रथा क्या करता है? श्रम विभाजन करने के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है। जैसे मान लीजिए अनेकों अनेक जाति के लोग होते हैं। जैसे नाई का काम है बाल काटना, बढ़ई का काम है फर्नीचर का काम करना, हलवाई का काम है मिठाई बनाना, धोबी का काम है कपड़ा साफ करना। इसी प्रकार से बहुत सारा अलग अलग कास्ट को अलग अलग क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो यानी कि उसको अलग अलग काम तो दे दिया गया है, लेकिन अलग अलग काम देने के साथ साथ उस आदमी को भी वर्गीकृत कर दिया गया है। इसलिए बोला गया है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन, श्रम मतलब कार्य, यानी कि कार्य को अलग अलग बांटने के साथ साथ कार्य करने वाला व्यक्ति को भी अलग अलग बांट दिया गया है। इसलिए यह श्रमिक का विभाजन के रूप लिया है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। यानी कह रहे श्रम विभाजन निश्चित ही अभी के समाज में आवश्यक है। यानी कि कार्य का विभाजन करना सही है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यानी कहता है कि अपना समाज में छोड़ करके, अपना भारतीय समाज को छोड़ करके कहीं और दूसरे समाज में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक जो होता है उनको विभिन्न वर्ग में अस्वाभाविक रूप से विभाजन नहीं करता है। ऐसा भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी कि भारत में ऐसा समस्या है
कि श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन तो पहले कर देता है। इसके साथ जब श्रमिक अलग अलग विभाजित हो जाता है, तो अलग अलग विभाजित रहने के साथ साथ, जैसे अब कोई आदमी मान लीजिए कि डोम है, कोई आदमी चमार है, कोई बुरा नहीं मानिएगा, तो कोई आदमी डोम है, कोई आदमी चमार है, तो उसको अभी सबसे छोटा जाति माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं अभी उतना जाति प्रथा नहीं होता है। तो उसमें से जो डोम है, जो चमार है, उसके शरीर में सटने से या उसका छुआ हुआ सामान को छूने से आदमी हिचकिचाता है, तो ये छुआछूत हो गया। तो श्रमिक विभाजन के साथ साथ पहले नंबर उसका अस्वाभाविक विभाजन कर दिए, अस्वाभाविक विभाजन के साथ उसको क्या कर दिए, ऊंच नीच कर दिए कि तुम नीचे हैं, हम ऊंच हैं। तो ये दुनिया के किसी भी समय जगह पर नहीं पाया जाता है, सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है, भारत में। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि लेखक के अनुसार इस युग में विडंबना की बात क्या है। लेखक जो बोलते हैं कि अभी विडंबना की स्वरूप क्या है, तो लेखक का कहना है कि अभी विडंबना का बात यह है कि इस युग में भी जाति प्रथा को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, यानी कि उसके पोषक की कमी नहीं है। अगला प्रश्न आप सबसे पूछेंगे कि जातिवाद के पोषक किस आधार पर इसका समर्थन करते हैं। जातिवाद का जो पोषक है किस आधार पर इसका समर्थन करते हैं, किस चीज़ के आधार पर। जो व्यक्ति जातिवाद को मानता हो किस आधार पर इसका समर्थन करते हैं, तो श्रम विभाजन, यानी कि श्रम यानी कार्य के अनुसार सब आदमी को बांटते हैं, इस आधार पर सपोर्ट करते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन क्यों आवश्यक है। अभी का जो सभ्य समाज है इसमें श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन इसलिए कर देते हैं कि काम आसान हो, अलग अलग वर्ग वाला लोग अलग अलग काम करेगा। तो यहाँ पर श्रम विभाजन में अलग अलग वर्ग के आदमी को अलग अलग काम बांटने के साथ साथ सबको अलग अलग जाति ही बना दिया जाता है, जो कि दुर्भाग्य बात है। जातिवाद के समर्थन में लेखक की पहली आपत्ति क्या थी। लेखक कह रहे हैं कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया जाता है, सबसे बड़ा आपत्ति बात यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी कि जाति प्रथा को अपना श्रम विभाजन मान लेंगे तो ये स्वभाव के अनुसार विभाजन नहीं होगा, उसके रुचि के अनुसार विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा को यदि अपना श्रम विभाजन मान लेंगे तो ये किसी मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नाई के घर जन्म लिया है, तो उनका पेशा क्या हो जाएगा, वो नाई है, वो ठाकुर लिखाता है नाई लोग, तो वो नाई है, तो उनका पैतृक पेशा है बाल काटना। अब मान लीजिए उनको दूसरा काम करने का मन है, वो कि कोई दूसरा काम में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जाति प्रथा जब इसको यहाँ पर बन जाता है, तो जाति प्रथा के साथ साथ श्रम विभाजन हो गया है, तो उसका जो पैतृक पेशा है वही पेशा उसको अपनाना पड़ेगा, दूसरा पेशा नहीं अपना सकता है। ऐसा पहले था, जिससे वह अपने पेशा कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य की पेशा का निर्धारण कर दिया जाता है। ये सबसे बुरी बात है भारतीय समाज में, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी कास्ट में जन्म लिया है और उसको गर्भधारण जिस समय हुआ है उसी समय से उसका पेशा फिक्स हो गया कि तुम अब जिस कास्ट में जन्म लिया है यही कास्ट में रहेगा और यही काम करेगा, उसका पेशा पहले से ही निर्धारित हो जाता है। तो आगे चलिए एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। क्योंकि यह किसी भी मनुष्य के अपनी रुचि पर आधारित नहीं होता है। समाज का निर्माण करने के लिए कौन सी क्षमता का विकास करना चाहिए। समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को पेशा या कार्य का चुनाव खुद से करना चाहिए जिसमें उसका रुचि रहे। जाति प्रथा एक दूषित प्रथा क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, जब किसी व्यक्ति को जन्म होता है, जन्म के समय से ही मनुष्य के उसके अपना पैतृक पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये सबसे बुरी प्रथा है।
आगे चलिए। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा पेशा को सिर्फ एक दोषपूर्ण निर्धारण मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए डोम के घर में जन्म लिया है तो वो डोम तो है, ज़रूरी नहीं है कि जिस समय जन्म लिया है डोम के घर कुछ दिन तक डोम रहेगा, उसके बाद फिर उसको आज़ादी मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। वो जन्म भर के लिए अपना पैतृक पेशा से बन जाता है, जो उसका पिता का पेशा है वही कार्य करेगा। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, चाहे उसको वो काम करने के लिए आए अथवा ना आए, जिसके कारण वो किसी भी क्षेत्र में रुचि रखता है फिर भी वही काम करना पड़ेगा, अलग क्षेत्र में वो नहीं जा सकता है, चाहे वो इसके लिए भूखा क्यों नहीं मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डोम है तो उनका क्या काम है, वो सब सूप बीन कर बेचता है, छिट्टा बीनता है और बहुत सारा चीज़ बीनता है। तो उसको जब बना करके बेचता है तो उसका तो सीज़न फिक्स है कि छठ पर्व के समय में या छठ पर्व के समय में सूप बिकता है ज़्यादातर। उसके बाद यदि वो दूसरा काम नहीं करेगा तो भूखा मरेगा, क्योंकि दूसरा काम में और उसको करने का कोई अलाउ नहीं है। तो इसलिए ये सबसे दोषपूर्ण प्रथा है। कह रहा है कि और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहा जा सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति का ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पेशा ना हो। अपना हिंदू धर्म में जाति प्रथा ऐसा बना है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पिता का पेशा नहीं हो। उसके वंशज में जो है कोई जिस कास्ट से है वही कास्ट का रहेगा, अलग कास्ट से नहीं बन सकता है। ऐसा पहले था, अभी बहुत चेंज हो गया है। अभी इस युग में बहुत कुछ चेंज हुआ, जातिवाद हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो ये नहीं मानना है कि अभी भी होता, अभी होता नहीं है। लेखक जब लिखे उस समय बता रहे थे ये। और देखिए आगे बढ़िए, इसमें क्या कह रहे हैं, जो उनका पैतृक पेशा ना हो भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी कि भारत में बेरोजगारी का, गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है जाति प्रथा। क्योंकि मान लीजिए यदि हम बढ़ई जाति से हैं, मेरे पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं, तो जब फर्नीचर का काम कर रहे हैं तो मेरा जन्म हुआ, हम बड़ा हुआ है। मान लीजिए हमको फर्नीचर वाला काम में इंटरेस्ट नहीं है तो फर्नीचर वाला काम नहीं कर रहे हैं हम, वो काम तो हमको करने के लिए आता नहीं है, उसमें दिलचस्प भी नहीं है। मान लीजिए हमको कोई दूसरा काम करने में दिलचस्प है, दूसरा काम जब हम करेंगे, मान लीजिए हमको बाल काटने में अच्छा लगता है तो हम बाल काटने वाला, कौन बाल काटते हैं, नाई लोग, तो वो वाला अपना से पेशा बदल नहीं सकते हैं, जाति बदल नहीं सकते हैं। चाहे हमको बाल काटने में कितना ही पारंगत क्यों नहीं बना दिया जाए, फिर भी हम वो काम नहीं कर सकते थे। ऐसा पहले था, अब नहीं है ऐसा। यानी बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण ये भी है जाति प्रथा। कारण इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, उसकी इच्छा पर, खुद की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जाति प्रथा मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता, उसका खुद का कोई महत्व नहीं रहता है। इससे लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए हम किसी भी क्षेत्र में रुचि नहीं रखते हैं और हमको ज़बरदस्ती वो काम करवाया था तो हम विवश होकर के कर रहे हैं, लेकिन वो उतना मन से नहीं कर सकते हैं जिसमें हमको जितना रुचि लगेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने में मन लग रहा है, ठीक। यदि हमको खेत कोई आदमी भेज देगा खेत में जाकर कुदाल पारो, कुदाल पारने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हमको उतना मन नहीं लगेगा जितना यहाँ पर हमको पढ़ाने में मन लग रहा है। ये मेरा पर्सनली, मेरा रुचि पर आधारित ना है ये, लेकिन हम जो कुदाल चलाने के लिए जाएंगे तो वो मेरे रुचि पर आधारित नहीं होगा, तो वहाँ पर हम उतना मन से काम नहीं कर पाएंगे जितना यहाँ पर कर सकते हैं।
कह रहा ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों के ना दिल लगता है और ना ही दिमाग लगता है, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अगर जिस काम में ना किसी का दिल लगता है ना दिमाग लगता है तो उसमें कुशल कैसे बन सकता है? नहीं बन सकते हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसा है? हानिकारक प्रथा है, यानी कि सबसे खतरनाक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। लेखक कहते हैं मैं समस्या के रचनात्मक पहलू पर चलता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातिवाद के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? यानी लेखक कह रहे हैं कि यदि मैं जातिवाद के विरुद्ध हूँ तो मेरे दृष्टि में आदर्श समाज कैसा हो सकता है, कैसा होना चाहिए? आदमी सब ऐसा मन में सवाल बन सकता है आप सबके मन